हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है नेट की बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम कई सारे क्वेश्चंस पे हम बात कर चुके हैं। हम अभी तक आपको अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको 12 वीडियोस आपको दिख जाएंगे, है ना। प्लेलिस्ट में आपको 12 वीडियोस आपको दिखेंगे। 12 वीडियोस में हमने बात किया है 60 क्वेश्चंस पर। हर वीडियो जो है 5 क्वेश्चंस पर है। तो चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता है इसलिए मैंने हर वीडियो 5 क्वेश्चंस का रखा है और डिटेल से उसका एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हम जो है 12 वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। वहां जाकर के आप क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे 61 क्वेश्चन नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 61 पर। ठीक है ना। आपके पास भी अगर किसी सेक्शन का क्वेश्चन होगा, किसी मतलब कोई भी कोड होगा क्वेश्चंस का, उससे कोई बहस नहीं है। क्योंकि हम पूरा 100 क्वेश्चंस डील कर रहे हैं, तो आपके पास कोई भी सेक्शन होगा क्वेश्चंस का, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, आईटी। आईटी का कौन स्टेप नहीं है, नॉट स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। आईटी का इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का कौन सा स्टेप्स नहीं है। ठीक है ना। पहला है सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो आईटी का इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का स्टेप होगा। सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट, दूसरा है सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट, ये भी होगा। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्राइट अल्टरनेटिव्स या रीइंफोर्स प्रैक्टिस या डिस्क्रिप्शंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ये सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्राइट अल्टरनेटिव्स ये इसका स्टेप नहीं है। रीइंफोर्स प्रैक्टिस ये इसका स्टेप नहीं है। और डिस्क्रिप्शंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ये भी इसका स्टेप नहीं है आईटी का। ठीक है ना। तो इस तरह से ए और बी इसका स्टेप्स है, लेकिन सी डी और ई इसका स्टेप्स नहीं है, यानी सी डी और ई। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे, आइए देखते हैं। जो इस आईटी का जो स्टेप है, स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, उसका पहला स्टेप है डिजाइन। फर्स्ट स्टेप है डिजाइन। डिजाइन मतलब आइडेंटिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड्स, इसे कहते हैं डिजाइन। पहला स्टेप है डिजाइन में। हम जो आईटी का इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का जो स्टेप्स है उसका, उसमें पहला स्टेप्स है डिजाइन। इसका डिजाइन फर्स्ट स्टेप्स है। डिजाइन में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड्स। हम यहां लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं और नीड्स को। ठीक है। दूसरा इसके स्टेप है डेवलपमेंट। सेकेंड, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, जब हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर लिया, जब हमने नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तब हम उसके बाद करते हैं क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स है एंड स्ट्रेटजीज है उसको क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड स्ट्रेटजी जो है उसको हम क्रिएट करते हैं डेवलपमेंट में। फिर थर्ड स्टेप इसका आता है सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, जब हम डेवलपमेंट में इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और स्ट्रेटजीज हम क्रिएट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, तो उसके बाद हम उसको सेलेक्ट करते हैं। चूज एप्रोप्राइट रिसोर्सेज। जो एप्रोप्राइट रिसोर्सेज हैं उस एप्रोप्राइट रिसोर्सेज को हम उसके बाद चूज करते हैं। फिर 4 स्टेप में आता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब इंप्लीमेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी हमने डेवलप किया, फिर उसको सेलेक्ट किया, अब यहां हम उस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। जब हम ये कर लेते हैं तब 5 स्टेप में आता है इवेल्युएशन, एसेसिंग इफेक्टिवनेस। अब हम इवेल्युएट करते हैं, एसेस करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है क्या वो इफेक्टिवनेस है कि नहीं, यानी वो इफेक्ट मतलब वो कामयाब है कि नहीं है, कामयाब हुआ कि नहीं हुआ कामयाब, उसको हम लास्ट स्टेप इवेल्युएशन में करते हैं, एसेसिंग इफेक्टिवनेस। इस तरह से पहला इसका स्टेप है डिजाइन करना। दूसरा स्टेप है डेवलपमेंट करना। डिजाइन मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव या नीड्स को डिजाइन करना। दूसरा स्टेप है डेवलप करना। डेवलप मतलब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या स्ट्रेटजीज को डेवलप करना। तीसरा है सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, यानी कि एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज को सिलेक्ट करना।
फिर है यूटिलाइज यानी कि इंप्लीमेंट करना उस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को, और फिर उसके बाद है लास्ट में इवेलुएट करना। तो ये है स्टेप आईटी का, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का ये स्टेप, ठीक है ना। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कि बोलता है कौन नहीं है, नॉट ए स्टेप ऑफ आईटी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का कौन स्टेप नहीं है। तो आपका सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव ये नहीं है, रीइंफोर्स प्रैक्टिस ये नहीं है, और डिस्क्रिप्शंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ये नहीं है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट ये है, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स ये भी है, ये दोनों है, और ये आपका ये 3 स्टेप जो है, 3 जो है ये नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वेव 2.0। वेव 2.0 से कौन रिलेटेड है? अब ये समझते हैं वेव 2.0, आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में है वेव 2.0। ये वेव 2.0 क्या होता है? देखिए, आपने जब पढ़ा होगा डिटेल से, तब आपको समझ में आया होगा कि एक है वेव 1.0, ठीक है, एक है वेव 2.0 और एक है वेव 3.0। आपने देखा होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये वेव 1.0 जो है ये WWW का फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, और ये थर्ड जनरेशन है, या कह सकते हो अपकमिंग जनरेशन। यहां पूछता है कि वेव 2.0 का से रिलेटेड कौन है, कौन सी चीज है जो वेव 2.0 से रिलेटेड है। जैसे देखिए, रीड ओनली पैसेज जो है, पैसेज, रीड ओनली पैसेज, ये वेव 1.0 है, ठीक है ना। अच्छा, सेमेंटिक इंटीग्रेशन एंड डेटा इंटर ऑपरेबिलिटी ये, और एडवांस वर्चुअल रियलिटी ये दोनों जो है वो वेव 3.0 है, ठीक है ना। और सोशल नेटवर्किंग एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट ये जो है वो वेव 2.0 है। यानी कि ये जो है ये आपका ये फर्स्ट रीड ओनली पैसेज ये वेव 1.0 है, और सेमेंटिक इंटीग्रेटेड एंड डेटा इंटर ऑपरेबिलिटी प्लस एडवांस वर्चुअल रियलिटी ये जो है, ये दोनों जो है दोनों ये वेव 3.0 है, ये भी 3.0 है और ये भी 3.0 है। और सोशल नेटवर्किंग एंड यूजर जनरेटेड जो है कंटेंट ये जो है वो वेव 2.0 है, ठीक है ना। आगे इसको और समझते हैं अच्छे से। देखिए, वेव 1.0 ये क्या है? 1.0 वेव 1.0 refers to the first generation of the वर्ल्ड वाइड वेव। जो वर्ल्ड वाइड वेव है उसका फर्स्ट जनरेशन है वेव 1.0, और उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि रीड ओनली पैसेज, कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि पर्सनल होम पेज, जैसे कि ऑनलाइन ब्राउजर, ये सब जो है वेव 1.0 का फीचर है। ये फर्स्ट जनरेशन है WWW का, रीड ओनली पैसेज, पर्सनल होम पेज, ऑनलाइन ब्राउजर एंड ये सब। अब वेव 2.0 जो है वेव 2.0, तो वेव 2.0 refers to the second generation of the वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड वाइड वेव का ये सेकेंड जनरेशन है वेव 2.0, सेकेंड जनरेशन। इज कैरेक्टराइज्ड, इसकी जो खूबी है, बाय यूजर पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग कंटेंट। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, खूबी है, वो है यूजर पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग कंटेंट। इसके अंदर हम पार्टिसिपेशन, लोग आपस में पार्टिसिपेट करके काम करते हैं, कोलैबोरेटिवली काम करते हैं और अपने कंटेंट को शेयर करते हैं। की फीचर्स इंक्लूड सोशल नेटवर्किंग, इनका जो की फीचर्स है वो है सोशल नेटवर्किंग, यूजर जनरेटेड कंटेंट, जो यूजर है उसके द्वारा कंटेंट जनरेट किया जाता है। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आप ले लीजिएगा, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब जो है वेव 2.0 का एग्जाम्पल्स है। जैसे कि ब्लॉग्स, जैसे कि विकिपीडिया, जैसे कि इंटरेक्टिव वेबसाइट्स, जो इंटरेक्टिव वेबसाइट्स वगैरह हैं, ये वेव 2.0 का के एग्जाम्पल्स है।
तो वेब 2.0 जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब का सेकेंड जनरेशन है, ठीक है ना। इसकी जो खूबी है, कैरेक्टराइज्ड खूबी है, वो है यूजर पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन, शेयरिंग कंटेंट। लोग आपस में कंटेंट शेयर करते हैं, कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। इसके जो फीचर्स है वो जैसे तो सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग इसका फीचर्स है। यूजर जनरेटेड कंटेंट, लोग जो यूजर्स हैं उनके द्वारा कंटेंट को जनरेट किया जाता है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉग्स, विकिपीडिया, इंटरेक्टिव वेबसाइट्स, ये सब जो है वेब 2.0 का एग्जाम्पल है। फिर आता है वेब 3.0। वेब 3.0 जो है इसको सेमेंटिक वेव के नाम से भी जाना जाता है, सेमेंटिक वेव के नाम से भी जाना जाता है। रिप्रेजेंट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेव। ये वर्ल्ड वाइड वेव का जो सेकेंड नेक्स्ट जनरेशन है, आने वाला जनरेशन है, आने वाला जनरेशन है। सेमेंटिक इंटीग्रेशन एंड डेटा इंटरऑपरेबिलिटी एंड एडवांस वर्चुअल रियलिटी। सेमेंटिक इंटीग्रेशन, data interoperability and advanced virtual reality are associated with emerging technology। ये जो है ना semantic integration, data interoperability and advanced virtual reality, ये जो है वो emerging technology से जुड़ा हुआ है। emerging technology मतलब वो टेक्नोलॉजी जो अभी इमर्ज हो रहा है, हमारे सामने आ रहा है, जैसे कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। जैसे कि एलेक्सा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। कुड पार्ट ऑफ वेब 3.0, ये सब जो है वेब 3.0 का पार्ट है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी आने वाली, जो इमर्ज हो रही है, जो नेक्स्ट जनरेशन की चीजें हैं। ओके ना, आप आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो आप इस सब चीजों को नोट कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है तो हो गया क्या कि वेब 2.0 जो है वो उसका एग्जांपल है सोशल नेटवर्किंग एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट। ये जो हो गया वो 1.0 है, ये जो है वो 3.0 है, ये भी 3.0 है, ये जो है 2.0 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच मॉडल ऑफ लीडरशिप रियलाइज ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू मोटिवेट फॉलोअर्स। लीडरशिप का कौन सा मॉडल, लीडरशिप का कौन सा मॉडल वो डिपेंड करता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट पर। रिवार्ड और पनिशमेंट के जरिए जो फॉलोअर्स है उसको मोटिवेट किया जाता है। लीडरशिप का कौन सा ऐसा मॉडल है जिस मॉडल में लोग रिवार्ड और पनिशमेंट के जरिए फॉलोअर्स को मोटिवेट करते हैं, कौन सा मॉडल है? उसे जो कहते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल। लीडरशिप का ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है उस मॉडल के अंतर्गत हम रिवार्ड और पनिशमेंट के जरिए जो है लोगों को, फॉलोवर्स को मोटिवेट करते हैं। अगर काम करने वाला फॉलोवर्स जो है अच्छा काम करता है तो उसको हम रिवार्ड देते हैं, अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो उसको पनिश करते हैं, पनिश, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर। और डेमोक्रेटिक में जानते हैं कि हम लोगों को आजादी देते हैं, फ्री देते हैं। असर्वेंट में आप जानते हैं कि हम लोगों को नीड्स को पूरा करते हैं, हम एक नौकर की तरह काम लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। आइए क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप याद रखिएगा सब, जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है कई बार एग्जाम में मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या है। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप relies on system of reward and punishment to motivate followers। ये रियलाई करता है रिवार्ड और पनिशमेंट के सिस्टम पर और टू मोटिवेट फॉलोवर्स। रिवार्ड और पनिशमेंट के जरिए फॉलोवर्स को मोटिवेट किया जाता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। इट इज बेस्ड ऑन क्लियर स्ट्रक्चर्ड एक्सचेंज बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोवर्स। ये जो है, ये जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है उसमें जो लीडर्स हैं और जो फॉलोवर्स हैं, जो लीडर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनके बीच जो है वो क्लियर एंड स्ट्रक्चर एक्सचेंज होता है, क्लियर एंड स्ट्रक्चर एक्सचेंज होता है। वो क्या है क्लियर एंड स्ट्रक्चर एक्सचेंज? वो क्या है वो देखिएगा, वेयर जहां फॉलोवर्स आर रिवार्ड फॉर मीटिंग गोल्स, जहां फॉलोवर्स जो हैं वो अगर
अपने गोल को, अपने अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने उद्देश्य को, अपने गोल को, अपने मिशन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो उनको रिवार्ड दिया जाता है, और वहीं उनको पनिश किया जाता है वे आर फेलिंग टू द मीट देम। अगर वो फेल कर जाते हैं अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो उनको पनिश किया जाता है। यही है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में जो फॉलोवर्स हैं, उन अगर वो फॉलोअर्स अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव कर लेते हैं तो उनको रिवार्ड दिया जाता है। अगर वही वो फेल करते हैं अपने गोल को अचीव करने में तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है। क्लियर ना? आगे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप फोकस, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो फोकस करता है ऑन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग फॉलोवर्स। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है उसका जो फोकस है, उसका जो ध्यान है वो फॉलोवर्स को इंस्पायर करने पर है और मोटिवेट करने पर है, टू अचीव हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ताकि वो हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड पर्सनल डेवलपमेंट को अचीव कर सके। तो याद रखेंगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में जो लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोवर्स को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि वो अपने हायर लेवल परफॉर्मेंस को अचीव कर सके, वो अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सके। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में ये बात होती है। अब वही डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप इन्वॉल्व्स शेयर डिसीजन मेकिंग एंड इनकरेज पार्टिसिपेशन फ्रॉम ग्रुप मेंबर्स। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप में जो लीडर्स होते हैं वो बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने पार्टिसिपेंट के साथ, अपने ग्रुप मेंबर के साथ, और उनको इनकरेज करते हैं डिसीजन मेकिंग में। मतलब डिसीजन मेकिंग में उनके साथ शेयर करते हैं, मतलब जो जो फॉलोवर्स हैं, फॉलोवर्स, उन फॉलोवर्स को अपने डिसीजन मेकिंग में उनको शामिल करते हैं। डेमोक्रेटिक यानी उनको अपने डिसीजन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको बोलने का पूरा अधिकार देते हैं, पूरी आजादी देते हैं, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। उनको इनकरेज करते हैं, पार्टिसिपेंट को इनकरेज करते हैं, इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। और सर्वेंट लीडरशिप क्या होता है? सर्वेंट लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप एम्फेसाइज द लीडर्स रोल। सर्वेंट लीडरशिप लीडर्स के रोल को एम्फेसाइज करता है एज सर्विंग द नीड्स ऑफ द टीम और ऑर्गेनाइजेशन। जो सर्वेंट लीडरशिप है वो लीडरशिप का वो स्टाइल है जिसमें लीडर्स का रोल जो है वो होता है, मतलब जो टीम है उस टीम के नीड्स को पूरा करने का, उस टीम के नीड्स को सर्व करने का। प्रायोरिटीज द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। सर्वेंट लीडरशिप में जो लीडर होते हैं वो जो अदर जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके साथ जो काम कर रहे हैं, उनके वेल बीइंग को वो प्रायोरिटीज देते हैं, कि उनकी वेल बीइंग यानी कि उनका जो सम्मान, स्वास्थ्य, भलाई, अच्छाई को वो प्रायोरिटीज देते हैं। अब वो सर्वेंट के तरह जो है, नौकर के तरह जो है, वो लोगों के साथ मिल करके उनके नीड्स को पूरा करते हैं सर्वेंट लीडरशिप। तो आई होप आप बात को समझ गए। इसलिए इसका आंसर है रिवार्ड एंड पनिशमेंट जो है वो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मॉडल है, और ट्रांसफॉर्मेशनल में हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने गोल को, हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को अचीव कर सके। और डेमोक्रेटिक में हम लोगों को आजादी देते हैं, फ्रीडम, कि वो फ्रीडम देते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में शामिल हो सके। और सर्वेंट लीडरशिप में हम लोगों को सर्व करते हैं, सर्व करते लोग। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 64 कहता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग क्या है? जब आपने ये देखा होगा डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा जिसे कहते हैं पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब, कॉर्ब आया होगा आपके दिमाग में। लेकिन ये पोस्ट कॉर्ब जो है ये इस फंक्शनल मैनेजमेंट से थोड़ा सा अलग है। पोस्ट कॉर्ब जो है, पोस्ट कॉर्ब, इसमें भी है पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कॉर्पोरेटिंग, आर से रिपोर्टिंग, या बी से बजटिंग।
ये जो पोस्ट कॉर्ब है, पोस्ट कॉर्ब वो थोड़ा सा ज्यादा वसी है, ज्यादा थोड़ा सा इसका स्कोप जो है पोस्ट कॉर्ब का स्कोप जो है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। पोस्ट कॉर्ब में देखिएगा कि इसे दो चीज एक्स्ट्रा दिया हुआ है, दो चीजें, ये कोऑपरेटिंग, 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 और आर से रिपोर्टिंग, 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 और बी से बजटिंग, 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 ठीक है ना। ये जो पोस्ट कॉर्ब का कंसेप्ट जो है, वो पोस्ट कॉर्ब का कंसेप्ट जो है 1937 में लूथर और उर्बिक ने दिया था, आपको पता होगा अच्छे से। गुलिक गुलिक और उर्बिक ने दिया था, है ना, गुलिक और उर्बिक ने दिया था, उर्बिक, उर्बिक ने दिया था पोस्ट कॉर्ब का। तो पोस्ट कॉर्ब जो है वो भी एक मैनेजमेंट का एक सीक्वेंस है, लेकिन इसका जो है स्कोप जो है वो स्कोप थोड़ा ब्रॉड स्कोप है। और ये जो फंक्शनल मैनेजमेंट जो यहां आप देख रहे हैं, ये जो है हेनरी फ्योल को आप पढ़े होंगे, हेनरी फ्योल के जो 16 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होंगे, ये वहां से लिया गया, ये वहां का स्टेप है। तो ये अलग है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको इसको पोस्ट कॉर्ब से मैच नहीं करेंगे। पोस्ट कॉर्ब भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन पोस्ट कॉर्ब का स्कोप जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है। क्यों? क्योंकि उसमें कोऑपरेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग शामिल है, और इसमें वो चीज शामिल नहीं है। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो हेनरी फ्यूल से काफी रिलेटेड है, और ये जो है गुलिक और उर्बिक के जो मैनेजमेंट स्टेप है उससे पोस्ट कॉर्ब जो है लिया गया है। तो पोस्ट कॉर्ब अलग है, ये अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कहता है करेक्ट सीक्वेंस क्या है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो आप जानते हैं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जो करेक्ट सीक्वेंस है उसमें पहला आता है प्लानिंग, फर्स्ट प्लानिंग आता है। जब प्लानिंग मतलब सी पहले आ गया तो आपको ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, सी हो गया पहला। अब पहला प्लानिंग है, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। तो सी है, यहां भी सी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, ठीक है। उसके जब ऑर्गेनाइजिंग है तब उसके बाद है स्टाफिंग, स्टाफिंग, उसके बाद स्टाफिंग के बाद है डायरेक्टिंग, तब है कंट्रोलिंग। यानी पहला हो गया आपका इसका प्लानिंग फर्स्ट, और सेकंड का हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग, और थर्ड का हो गया आपको स्टाफिंग, और फोर्थ का हो गया आपको डायरेक्टिंग, और फिफ्थ का हो गया आपको कंट्रोलिंग। क्लियर ना? आइए आप समझते हैं क्वेश्चंस को आगे। The correct sequence of management functions according to the most traditional management theories, जो most traditional management theory जो है उसके मुताबिक, this sequence is often referred to the post POSDC, POSDC के मॉडल्स के तौर पे इसको जाना जाता है। इसका जो पहला है प्लानिंग, फर्स्ट प्लानिंग, प्लानिंग मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है वेयर जहां ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, जहां ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, एंड स्ट्रेटजीज आर डेवलप्ड टू अचीव देम। पहला है प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं और स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं, डेवलप टू अचीव देम। दूसरा स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में आफ्टर प्लानिंग, प्लानिंग के बाद रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज्ड, जो रिसोर्सेज हैं उसको हम ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, जो रिसोर्सेज उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड अरेंज्ड करते हैं, अरेंज्ड इन ए वे दैट सपोर्ट द प्लान, इस तरह से ताकि हमको प्लान में सपोर्ट मिल सके, प्लान जो हम पहले किए उसमें सपोर्ट मिल सके, इसलिए हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। फिर थर्ड आता है स्टाफिंग, स्टाफिंग में दिस इन्वॉल्व रिक्रूटिंग, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग द राइट पीपुल टू द एक्सिक्यूट द प्लान। अब स्टाफिंग में हम क्या करते हैं कि हम रिक्रूट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं या ट्रेनिंग देते हैं राइट पीपुल, सही लोगों को, एक्सिक्यूट द प्लान, सही लोगों को सही काम के लिए हम सिलेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं या रिक्रूट करते हैं, ताकि प्लान को एक्सिक्यूट किया जाए, प्लान को आगे बढ़ाया जा सके। राइट पीपुल टू द राइट जॉब, राइट पीपुल टू द राइट जॉब।
एंड डायरेक्टिंग इन दिस स्टेज, डायरेक्टिंग में दिस स्टेज में लीडरशिप एंड मोटिवेशंस आर प्रोवाइडेड टू गाइड एम्प्लॉइज टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। अब डायरेक्टिंग में हम लोगों को डायरेक्ट करते हैं ताकि वो अचीव, गोल को अचीव कर सके। यहाँ आप इसे कह सकते हैं गाइडेंस देना, हम गाइडेंस देते हैं। इन दिस स्टेज लीडर्स एंड मोटिवेशन आर प्रोवाइडेड, यहाँ हम मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, गाइड देते हैं, गाइड करते हैं एम्प्लॉइज को ताकि वो अचीव कर सके अपने गोल को हासिल कर सके। उसके बाद है कंट्रोलिंग, लास्ट में कंट्रोलिंग, फाइनली लास्ट में परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड, जो परफॉर्मेंस हो रहे हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं, एंड इवेलुएट, उसको इवेलुएट करते हैं टू इंश्योर दैट द एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, इसलिए कि हम ये देखते हैं कि क्या सभी चीजें जो हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड करेक्टिव एक्शंस आर टेकन इफ नेसेसरी, और हम अगर जरूरी हो तो हम एक्शन लेते हैं चीजों को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। तो पहला स्टेप है प्लानिंग। तो प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, हम स्ट्रेटजीज को तैयार करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम जो हमने प्लानिंग किया है, ऑब्जेक्टिव को तय किया है, हम फिर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं। फिर स्टाफिंग में हम सही लोगों को सिलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और सही काम पे लगाते हैं ताकि प्लानिंग को एक्सिक्यूट किया जा सके। फिर डायरेक्टिंग में हम लोगों को डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं ताकि गोल को अचीव कर सके। और कंट्रोलिंग में हम मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं ताकि हर काम अपने ढंग से हो रहा है कि नहीं। अगर नेसेसरी हो, जरूरी हो तो हम चीजों को करेक्ट भी करते हैं, एक्शन भी लेते हैं। तो इस तरह से ये है। जैसे कि इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी मतलब प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड स्टेप इज द ऑर्गेनाइजिंग, एंड थर्ड स्टेप इज द स्टाफिंग, एंड फोर्थ स्टेप इज द डायरेक्टिंग, एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज इज कंट्रोलिंग। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मेन डिफरेंस बिटवीन गैलोवेज सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड एनालिसिस एंड फ्लेंडर्स एनालिसिस। आपको ये पता है, आपने क्वेश्चन से पढ़ा है, आपने पहले जब वीडियो देखे होंगे, पहले क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपने वहां देखा था कि फ्लेंडर्स एनालिसिस पर हमने बात किया था, और जब आपने देखा तो आपको याद होगा कि फ्लेंडर्स जो है वो बात करता है, जो अपनी थ्योरी दिया था उस थ्योरी में बात करता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस करता है। फ्लेंडर जो है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस करता है, वो कहता है कि टीचर स्टूडेंट के बीच जो है वर्बल कम्युनिकेशन पे ज्यादा उसने फोकस किया, इसलिए उसने टीचर टॉक की बात की, पीपल टॉक की बात की और साइलेंस की बात की। लेकिन गैलोवेज की जो सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस को देखेंगे तो गैलोवेज जो है वो कहता है कि नहीं, वो बात तो सही है कि वर्बल कम्युनिकेशन पे हमें फोकस करना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है हमको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी फोकस करना चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी हमको फोकस करना चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी हमको फोकस करना चाहिए। यही इन दोनों के बीच जो है वो एक मतलब छोटी सी लड़ाई है, लड़ाई नहीं कह सकते हो, मतलब एक क्रिटिसिज्म है दोनों के बीच थोड़ा सा ये है। गैल्वोस जो है वो कहता है कि ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन तो ठीक है, होना चाहिए टीचर स्टूडेंट के बीच, लेकिन साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए ताकि क्लास और ज्यादा इफेक्टिव हो, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन हो, गेस्चर हो, पोस्चर हो, वो भी होना चाहिए। और फ्लेंडर जो है वो अपनी थ्योरी में सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पे ही फोकस किया था। तो इस तरह से आपको आंसर में आपको देखिएगा तो आप समझ जाइएगा, वो ये है। पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला बोलता है क्या कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, गैल्वोज सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस एंड फ्लेंडर्स एनालिसिस के बीच क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस देख लीजिए। आइए, तो आर्गुमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस एस्पेक्ट्स बाय गैल्वोज। बिल्कुल, गैल्वो ने कहा, जैसे मैंने अभी यहां बात किया, गैल्वो ने कहा कि इंटीग्रेट किया जाए, शामिल किया जाए, उसका आर्गुमेंटेशन था, उसका तर्क था, एंड इंटीग्रेशन था, उसने कहा कि शामिल किया जाए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एस्पेक्ट को बाय गैल्वोज। गैल्वोज द्वारा ये कहा गया
कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एस्पेक्ट को भी इंटीग्रेट किया जाए, शामिल किया जाए। ये बिल्कुल स्टेटमेंट एकदम सही है। अच्छा, रिमूवल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एस्पेक्ट बाय गैल्वो, नहीं, गैल्वो ने कभी नहीं कहा कि वर्बल कम्युनिकेशन एस्पेक्ट को रिमूव कर दिया जाए, ऐसा उसने नहीं कहा। बोला वो भी रहे, ठीक है, लेकिन साथ साथ नॉन वर्बल को भी हमें शामिल करना चाहिए। अच्छा, रिमूवल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एस्पेक्ट बाय गैल्वो, तो गैल्वो तो कभी नहीं कहा कि नॉन वर्बल, उसने तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर जोर दिया, उसने कहा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को शामिल करना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। अच्छा, आर्गुमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एस्पेक्ट बाय फ्लेंडर, फ्लेंडर के द्वारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को शामिल करने की बात की गई नहीं। फ्लेंडर जो है वो सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस कर रहा था, उसने कहा कि वर्बल कम्युनिकेशन पे ज्यादा उसने बात किया, फोकस किया, उसने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इग्नोर कर दिया। तो इसलिए आपका जो दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यही है कि गैल्वो द्वारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंटीग्रेट किया जाए, इस बात को गैल्वो ने कहा। ठीक है ना, आई होप आप बात को समझ गए होंगे। आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और चीजों को। द मेन डिफरेंस, जो मेन फर्क था बिटवीन गैल्वो सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस 1970 में, दोनों ने 1970 में ही थ्योरी दिया था। तो जो मेन डिफरेंस था, जो मुख्य अंतर था, गैल्वोज सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस 1970 एंड फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज 1970s, दोनों के बीच जो मेन फर्क था वो फर्क था इज दैट, ये फर्क था कि गैल्वो सिस्टम इनकॉर्पोरेट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। गैल्वो का सिस्टम जो था वो इनकॉर्पोरेट करता था, किया, सहयोग किया, प्रमोट किया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, सच एज, जैसे कि गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीजों को उन्होंने प्रमोट किया, इनकॉर्पोरेट किया इनटू द एनालिसिस में। इन कंट्रास्ट, उसके विपरीत, फ्लेंडर सिस्टम प्राइमरीली फोकस ऑन वर्बल इंटरेक्शंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। और इनके विपरीत जो है, जो फ्लेंडर सिस्टम जो था वो प्राइमरीली फोकस करता था वर्बल इंटरेक्शन पर बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच इन क्लासरूम। यही दोनों में फर्क था, समझे ना। थोड़ा सा और देख लेंगे हल्का सा। गैल्वोज सिस्टम था वो प्रोवाइड करता था मोर कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। इसकी जो सिस्टम है गैल्वोज का, वो थोड़ा कंप्रीहेंसिव है, थोड़ा ज्यादा वसी है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन बाय इनकॉर्पोरेटिंग नॉन वर्बल एस्पेक्ट। उन्होंने जो नॉन वर्बल एस्पेक्ट को जो इनकॉर्पोरेट किया, जो प्रमोट किया, जो बढ़ाया, जो सपोर्ट किया, उससे जो है क्लासरूम इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा बेहतर मतलब हो गया। गैल्वोज आर्गुमेंटेशन, उसका जो आर्गुमेंटेशन था, नॉन वर्बल क्यूज, जो नॉन वर्बल क्यूज है, नॉन वर्बल जो इशारा है, एंड पैरालिंग्विस्टिक फीचर, जो पैरालिंग्विस्टिक फीचर है, पैरालिंग्विस्टिक फीचर मतलब टोन, पिच, ये सब जो है आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इंटरेक्शन। ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टीचर और स्टूडेंट के बीच के इंटरेक्शन का, ये बात गैल्वो ने कहा। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, इस चीजों को नोट कर लीजिएगा। इसलिए यहाँ से आपको दो थ्योरी जो है कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ आपको फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस की बात भी समझ में आ गई होगी, और गैल्वोज के सिस्टम को भी आपको, सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस को भी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए इसका आंसर था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एस्पेक्ट बाय गैल्वोज, इंटीग्रेट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एस्पेक्ट बाय गैल्वोज। क्लियर ना। तो इस तरह से 65 क्वेश्चंस को हमने डील किया, 61 से लेकर के 65 क्वेश्चंस तक को। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 66 से लेकर के और 70 तक क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई क्वेश्चंस पे अगर कोई डाउट हो, लगे कि आपको नहीं, थोड़ा सा मुझे कम समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके, बाय।